प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के पाठ में हम भारतेंदु युगीन कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी साहित्य की आधार भूमि है। इस आधार भूमि पर ही समूचे आधुनिक साहित्य की भव्यता टिकी हुई है। अपनी बातचीत के क्रम में हम भारतेंदु युग के परिवेश और पृष्ठभूमि पर बातचीत करेंगे। तत्पश्चात इस युग के प्रमुख रचनाकारों और इसकी प्रवृत्तियों पर बातचीत करेंगे। इस क्रम में सबसे पहला बिंदु है पृष्ठभूमि और परिवेश। आधुनिक काल के आगमन के साथ साथ भारतीय राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों में भी प्रचुर परिवर्तन हो रहा था। एक ओर जहां मुगल साम्राज्य अपने पराभव की ओर था, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी साम्राज्यवाद अपने पांव पसार चुका था। अंग्रेजों ने नई शासन व्यवस्था को खड़ा किया, जिसमें दिखाने के लिए कतिपय सुधारात्मक कदम उठाए गए, किंतु उनका असली मकसद भारतीय समाज और संस्कृति के भीतर अंग्रेज प्रियता को बढ़ावा देना था। भारत के भीतर की जातीय विशेषताओं को समाप्त करके एक खास किस्म की मनोवृत्ति का निर्माण किया गया। मैकाले की शिक्षा नीति ने भारतीय भाषाओं के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां खड़ी कर दीं। भारत की अपनी जन भाषाएं एक दूसरे के समक्ष प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ी हो गईं। राजनीतिक रूप से भी अंग्रेजी व्यवस्था ने भांति भांति से जनता का शोषण आरंभ कर दिया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय और बक्सर के युद्ध में शाह आलम की पराजय ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के स्थायित्व की नींव रख दी थी। फिर छोटी छोटी रियासतों की पराजय ने पूरे भारत को अंग्रेजों के अधीन कर दिया। फिर अलग अलग ढंग की नीतियों का निर्माण करके अंग्रेज दमन, शोषण व आधिपत्य बढ़ाते जा रहे थे। उनकी इन नीतियों के कारण देशी रियासतों और आम जन में एक गाढ़ा असंतोष पनप रहा था। इस असंतोष का परिणाम था 1857 का स्वाधीनता संग्राम। 1857 की क्रांति और भारत के अलग अलग प्रांतों में संचालित समाज सुधार के प्रयासों ने हिंदी प्रदेश पर भी प्रभाव डाला। 1857 की क्रांति असफल हो गई थी, लेकिन इससे एक बात भारतीय जनता को समझ में आ गई कि अंग्रेज हमारे हितैषी नहीं हैं। भारतेंदु कवि वचन सुधा के 18 मई 1874 के अंक में लिखते हैं कि सरकारी पक्ष का कहना है, हिंदुस्तान में सबसे पहले लोग आपस में लड़ते भिड़ते थे और आपस में गमनागमन न हो सकता था। यह सब सरकार की कृपा से हुआ। हिंदुस्तानियों का कहना है कि उद्योग और व्यापार बाकी न रहा। रेल आदि से भी द्रव्य बढ़ने की आशा नहीं है। रेलवे कंपनी वाले ने जो द्रव्य व्यय किया है, उसका ब्याज सरकार को देना पड़ता है और उसे लेने वाले बहुधा विलायत के लोग हैं। कुल मिलाकर 26 करोड़ रुपया बाहर जाता है। इसके आधार पर यह बात कही जा सकती है कि भारत के लेखकों और चिंतकों के साथ साथ आम नागरिकों को भी यह बात समझ में आने लगी थी कि भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण अंग्रेजी राज है। भारतेंदु पूर्व और भारतेंदु युग में भाषा और शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण मसला था। अंग्रेजी सरकार ने भारतीय भाषाओं को दरकिनार करते हुए अंग्रेजी को ज्ञान और शासन की भाषा के रूप में स्थापित किया। अंग्रेजों का मत था कि भारतीय भाषाएं ज्ञान के आदान प्रदान और कार्यालयी कामकाज के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यदि कहीं पर देशी भाषाओं को लेकर कोई प्रश्न आया तो उर्दू और हिंदी का भेद करके भारतीय भाषाओं को पीछे धकेल दिया गया। आधुनिक शिक्षा के नाम पर अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था स्थापित की गई। वुड घोषणा पत्र ने भारत में मैकाले की शिक्षा पद्धति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। आम जन की भाषा से शिक्षा का कोई वास्ता नहीं रह पाया था। आज भी कुछ लोग यह मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा और अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने भारत को एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई। वस्तुतः ऐसी अवधारणाओं ने भाषा को शिक्षा का माध्यम न मानकर ज्ञान का प्रतिरूप मान लिया। इस संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह के विचार बहुत तर्कसंगत हैं। वे लिखते हैं कि बोलचाल की भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार न करने का निर्णय
अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रायः दलील दी जाती है कि अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप देश में एकता की भावना पैदा हुई और जीवन की समस्याओं के संबंध में लोगों ने एक ढंग से सोचना आरंभ किया। राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जागृत करने में इसे बहुत श्रेय दिया जाता है। प्रश्न यह है कि देशी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने से क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति न होती? वस्तुतः यदि अंग्रेज अधिकारियों ने देशी भाषा का माध्यम अपनाया होता तो राष्ट्रीयता की भावना और भी जल्दी उत्पन्न होती। बच्चन सिंह के इस कथन के आलोक में हम भारतेंदु युग के लेखकों के विचारों को देखेंगे तो उनके यहाँ भाषा को लेकर बहुत ही स्पष्ट धारणा थी। वे आम जन की भाषा में ज्ञान के हिमायती होने के साथ ही इसके प्रचार प्रसार के लिए भी कटिबद्ध थे। इनके लिए अपनी जनता और अपना देश सर्वोपरि था। ग्राम साहित्य के प्रचार प्रसार की ओर इंगित करते हुए भारतेंदु लिखते हैं कि जिन लोगों का ग्रामीणों से संबंध है वे गांव में ऐसी पुस्तकें भेज दें, जहां कहीं ऐसे गीत सुने उनका अभिनंदन करें। इस हेतु ऐसे गीत बहुत छोटे छोटे छंदों में और साधारण भाषा में बने, वरंच गंवारी भाषाओं में और स्त्रियों की भाषा में विशेष हों। हम देखते हैं कि भारतेंदु युग अनेक सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक परिवर्तनों से गुजर रहा था। इन परिवर्तनों में हिंदी भाषा भी है। भारतेंदु से पहले हिंदी गद्य के विकास के सार्थक प्रयास हो चुके थे। उसमें लल्लू लाल, सदल मिश्र और इंसा अल्लाह खां की महती भूमिका थी। राजा लक्ष्मण सिंह ने गद्य को सरस बनाया, जिससे भारतेंदु युग का हंसमुख गद्य विकसित हुआ। लेकिन कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली बहुधा स्वीकृत नहीं हो पाई थी। इस युग में गद्य और पद्य की भाषा एक प्रकार से भिन्न थी। पद्य में रीतिकाल की लाडली ब्रज भाषा के कर्णप्रियता का प्रभाव बना हुआ था। वस्तुतः रीतिकालीन कविता ने जिस मनोवृत्ति और परिवेश का निर्माण किया, उससे अचानक विच्छिन्न होना संभव नहीं था। भाषागत, भावगत और मनोगत प्रभाव जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि उस समय ब्रज भाषा काव्य की अखंड परंपरा में जो अगली कड़ी के रूप में थी, उनकी दो कोटियाँ की जा सकती हैं। पहली कोटि में वे लोग आएंगे जो विषय और भाषा दोनों के में परंपरानुगामी थे। उनमें कुछ राजा या रईस आश्रित कवि, कुछ राजे और कुछ भक्त थे। दूसरी कोटि उन लोगों की थी जो ब्रजी में कविता करते थे, लेकिन उनके विषयों में वैविध्य था और वे कभी कभी खड़ी बोली में भी पद्य रचना का प्रयोग किया करते थे। यहाँ पर बच्चन सिंह जिस दूसरी कोटि की चर्चा कर रहे हैं, इसका संबंध भारतेंदु मंडल से है। भारतेंदु ने कई बार खड़ी बोली में काव्य रचना का प्रयास किया, किंतु इसमें बहुत सफल नहीं हुए। भारतेंदु ने कई बार खड़ी बोली में काव्य रचना का प्रयास किया, किंतु इसमें वे बहुत सफल नहीं हुए। भारतेंदु युगीन काव्य में आधुनिक प्रवृत्तियों के साथ साथ दरबारीपन का भी पुट मिलेगा। भारतेंदु मंडल के लेखक अपनी मूल चेतना में प्रगतिशील और नवीन जीवन मूल्यों के हिमायती थे। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रवादों और कट्टरपंथियों के कठोर वचनों को सहा। भारतेंदु ने खड़ी बोली को काव्य में ढालने का आरंभिक उद्यम किया। खड़ी बोली में उनका एक पद्य उदाहरण स्वरूप इस प्रकार है: डंका कूच का बज रहा मुसाफिर जागो रे भाई, देखो लाद चले पंथी सब तुम क्यों रहे भुलाई, जब चलना ही निश्चय है तो लेकिन माल लदाई, हरिचंद हरिपद बिनु नहीं तो रह जई हो मुहबाई। इस प्रकार के कई प्रयास इस युग के रचनाकारों ने खड़ी बोली में किया, किंतु इसमें उनको अधिक सफलता नहीं मिल सकी। खड़ी बोली में काव्य रचना का प्रयास भारतेंदु युग में हो चुका था, इतना अवश्य ही कहा जा सकता है। अब हम भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और निधन 1885 ईस्वी में हुआ। ये रसा उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। इन्होंने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी नामक पत्रों का संपादन प्रकाशन किया।
इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। अपनी बहुमुखी प्रतिभा से इन्होंने अल्पायु के बावजूद हिंदी को खूब समृद्ध किया। इन्होंने पत्रकारिता, निबंध, नाटक, कविता, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, डायरी आदि विधाओं में लेखन कार्य किया। इनको संस्कृत, मराठी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा में दक्षता थी। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, वर्षा विनोद, जातीय संगीत, फूलों का गुच्छा, दान लीला, कृष्ण चरित्र आदि हैं। भारतेंदु की अन्य विधाओं में लिखी गई पुस्तकों की जानकारी विद्यार्थी स्वाध्याय से प्राप्त करेंगे। दूसरे रचनाकार हैं चौधरी बद्रीनारायण उपाध्याय प्रेमघन। प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ। इनका निधन 1922 ईस्वी में हुआ। ये आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद का संपादन व प्रकाशन करते थे। इन्होंने मिर्जापुर में ही रसिक समाज और सद्धर्म सभा की स्थापना की। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के बहुत अच्छे मित्र थे। प्रेमघन अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। प्रेमघन ने कजली, चैता, कबीर से संबंधित कविताएं लिखी हैं। इनकी जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला आदि रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इनकी समस्त रचनाओं को प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से प्रकाशित किया है। तीसरे रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 1856 ईस्वी में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई। इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्र का संपादन किया। हरिऔध ने इनकी 3 देश ममता, जाति ममता और भाषा प्रेम विशेषताओं का उल्लेख किया है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में प्रताप संग्रह, मानस विनोद, मन की लहर, ब्रैडला स्वागत, लोकोक्ति शतक, कानपुर महात्म आदि हैं। चौथे रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1858 ईस्वी में वाराणसी में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई। इन्होंने पीयूष प्रवाह नामक पत्र का संपादन किया। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में सुकवि सतसई, हो होरी, पावस पचासा आदि हैं। इन्होंने बिहारी विहार नामक ग्रंथ में बिहारी सतसई के दोहों का कुंडलियां छंद में विस्तार किया है। कंसवध शीर्षक से खड़ी बोली में अपूर्ण महाकाव्य है। पांचवें रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इनका जन्म वाराणसी में 1865 ईस्वी में और मृत्यु 1907 ईस्वी में हुई। भक्ति और श्रृंगार के साथ साथ इन्होंने देश दशा पर भी अपनी लेखनी चलाई। इनका साहित्य राधा कृष्ण ग्रंथावली में संकलित है। भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के परिचय के उपरांत अब इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। इस युग की पहली प्रवृत्ति है राष्ट्रीय चेतना का विकास। हम देखते हैं कि इस युग में समग्र भारत की चिंता का व्यापक सरोकार मिलता है, लेकिन कतिपय कवियों में राजभक्ति की भी झलक मिलेगी। यह प्रभाव पूर्व की चली आ रही दरबारी संस्कृति की पूंछ भर है। भारतेंदु युग की कविता ने उससे आगे का रास्ता तय कर लिया था। ब्रजभाषा और उसके छंदों के बावजूद इस युग की विषय वस्तु बिल्कुल ही परिवर्तित हो गई थी। भारत भूमि के प्रति एक सहज राग विकसित हो रहा था। प्रेमघन के देश प्रेम को हम इस पद्य में देख सकते हैं जब वे कहते हैं कि जय जय भारत भूमि भवानी, जाकी सुजस पताका जग के दसहु दिशि फहरानी, सब सुख सामग्री पूरित ऋतु सकल समान सुहानी, जा श्री शोभा लखी अलका अरु अमरावती खिसानी, प्रणमत 30 कोटि जन अजहूँ जाहि जोर जुग पानी, जिनमें झलक एकता की लखी जग यति सहम सकानी। इस कविता में भारत भूमि भवानी, 30 कोटि जन और झलक एकता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें 30 करोड़ भारतीयों की भारत भूमि पर एकता की झलक दिखाई देगी। दूसरी प्रवृत्ति है
देश काल और समाज का चित्रण। हिंदी कविता भक्ति काल के उपरांत पहली बार वृहद जन सरकारों को संबोधित करती है। इस युग में कविता की सामाजिकता का दायरा बहुत बढ़ जाता है। इस व्यापक दृष्टिकोण का ही परिणाम है कि भारतेंदु रोवहूँ सब मिली आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई कह उठते हैं। आगे वे भारत की दुर्दशा का कारण भी बताते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारत की जनता अंग्रेजी शासन व्यवस्था में त्रस्त थी। यहाँ की जनता की जीवन स्थितियाँ अत्यंत ही विषम हो गई थीं। जनता के ऊपर अनेक प्रकार के टैक्स लाद दिए गए थे। इन दारुण स्थितियों को देखकर अंधेर नगरी की कल्पना करना उचित ही प्रतीत होता है। जहाँ न्याय अन्याय और गुण दोष में कोई अंतर न बचे, वहीं तो अंधेर नगरी रची जाएगी। अंग्रेज साहब लोग चूरन खाकर मुल्क हजम कर रहे थे। इस युग की रचनाओं में एक राजनीतिक प्रतिरोध उपस्थित है। भारतेंदु की ही भांति प्रताप नारायण मिश्र भी भारत की दीन दशा का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि तबह लख्यो जह रहयो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटी को तरसत। जहाँ आमन की गुठली और बिरछन की छालें, ज्वार जून मह मेली लोग परिवार ही पालें। नौन तेल लकड़ी घासों पर टिक्कस लगे जह, चना चिरौंजी मोल मिले जह दीन प्रजा कह। तीसरी विशेषता श्रृंगार और भक्ति की है। इस युग में लगभग प्रत्येक कवि ने श्रृंगार और भक्ति से संबंधित रचनाएं की। इसमें निर्गुण व वैष्णव भक्ति के विविध सोपानों का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही प्रेम और श्रृंगार परक रचनाएं भी खूब मिलती हैं। इतना अवश्य है कि इस श्रृंगारिकता में रीतिकाल वाली मानसलता नहीं है। कविता की सामाजिकता ने श्रृंगार को मनुष्यता और सहजता के करीब लाने का कार्य किया है। भारतेंदु को प्यारे केवल प्रेम में मिलते हैं। प्यारो पइये केवल प्रेम में, नहीं ज्ञान में, नहीं ध्यान में, नहीं कर्म कुल नेम में, नहीं मंदिर, नहीं पूजा में, नहीं घंटा की घोर में। हरिचंद वह बंध्यो डोले एक प्रेम की डोर में। इस उदात्त कविता में मानवीय प्रेम और दैवीय प्रेम में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। चौथी प्रवृत्ति है व्यंग की प्रधानता। व्यवस्था विरोध की सबसे रचनात्मक विधा है व्यंग। व्यंग केवल कटुक्तियां नहीं होती, अपितु लाक्षणिक शैली में रूढ़ियों और सत्ता के बड़बोलेपन का यथार्थ चित्रण करने वाली शैली है। इसमें हास्य का आवरण भर होता है। यही कारण है कि भारतेंदु युग के लेखकों ने इस विधा का अपने गद्य और पद्य में भरपूर प्रयोग किया है। प्रेम घन की व्यंग्य भाषा को आचार्य शुक्ल ने चुहचुहाती हुई भाषा कहा है। जब प्रेमघन कांग्रेस में दो दल होने पर दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी दलदल में फंसा रहा जैसा वाक्य सुझाते हैं। अंधेर नगरी के काव्यात्मक व्यंग्य संवादों से हम सब अवगत ही हैं। व्यंग्य का तीखा स्वर भारतेंदु की मुखरियों में भी मिलता है। वे शिक्षा और बेकारी पर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं कि तीन बुलावे 13 आवें, निज विपदा रोई सुनावें। आँखों फूट भरा न पेट, क्यों सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। इनकी बंदर सभा, उर्दू का स्यापा, समधिन मधुमास आदि रचनाओं में भी व्यंग्य की उपस्थिति है। भारतेंदु के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमघन ने खूब व्यंग्यपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। मिश्र जी की बुढ़ापा और ककराष्टक कविताएं भी इस श्रेणी में आती हैं। पांचवी विशेषता है समस्या पूर्ति। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति का प्रचलन था। समस्या पूर्ति को कवि की प्रतिभा को परखने का आधार मान लिया गया था। हिंदी के कुछ आलोचकों ने समस्या पूर्ति की काव्य परिपाटी को कविता के लिए स्वयं एक समस्या के रूप में माना है। वस्तुतः समस्या पूर्ति की यह परंपरा रीतिकालीन कवियों के यहाँ से चली आ रही थी। इसका प्रभाव भारतेंदु युग के तदंतर द्विवेदी युग तक विद्यमान रहा। भारतेंदु युग में
कवितावर्धिनी सभा, रसिक समाज आदि समस्या पूर्ति संबंधी कविताओं के केंद्र थे। इस पद्धति में समस्या के रूप में एक पंक्ति दी जाती थी, जिसके आधार पर कवि विषय वस्तु का विस्तार करते थे। अंबिका दत्त व्यास और उनके पिता दुर्गा दत्त व्यास समस्या पूर्ति में सिद्धहस्त थे। इसमें समस्या पूर्ति प्रकाश, समस्या पूर्ति सर्वस्व, समस्या पूर्ति प्रदीप, समस्या प्रकाश आदि रचनाएं आती हैं। इस काव्य प्रवृत्ति में पपीहा पूछी हैं पीयू कहाँ, चर्चा चलिबे को चलाइए ना, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानते हैं की पूर्ति कवि करते थे। प्रेम घन की एक समस्या पूर्ति उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो, बिथाहारी वृथा बरसाइए ना, चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे को चलाइए ना। छठवीं विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में भी इस युग में एक प्रकार की नवीनता मिलती है। अब तक जो विषय काव्य रूप में नहीं आ पाए थे, उनका प्रवेश कविता में होता है। साथ ही परंपरागत विषयों पर भी नवीन सौंदर्य दृष्टि का उद्भासन हुआ है। इस युग में ऋतु परिवर्तन पर अनेक कविताएं लिखी गई हैं। गंगा की शोभा का वर्णन करते हुए भारतेंदु लिखते हैं, नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहति, बिच बिच छहरति बूंद मध्य मुक्ता मणि पोहति, लोल लहर लहि पवन एक पय इक इमि भावत, जिमि नरगन मन विविध मनोरथ करत मिटावत। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में खड़ी बोली काव्य रचना के कतिपय प्रयास हुए, किंतु इसमें अधिक सफलता न मिल पाई। ब्रजभाषा में जो काव्य रचनाएं हुईं, उनमें विषय वस्तु की नवीनता थी और समसामयिक देश दशा का गंभीर चित्रण था। यह काल काव्य विषय की दृष्टि से बहुत ही सार्थक रहा था। आज के पाठ में बस इतना ही। अगले पाठ में शीघ्र ही मिलते हैं। नमस्कार।